हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गार्डन्स में। और मैं आरती। चलिए आइए आज का वीडियो ले लेते हैं। और ये जो वीडियो है ये आपका है BHIC 133 का। और इसमें हम देखेंगे क्षेत्रीय राज्य। ठीक है, इससे लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें सिर्फ दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है क्षेत्रीय शक्तियों का आविर्भाव यानी विकास किस तरह से हुआ। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन सकता है क्षेत्रीय राज्यों की विशेषताएं। ठीक है ना। और सामंत को और भूपति कुलीन वर्ग को देख लेंगे। ठीक है, राइट। तो चलिए देख लेते हैं क्षेत्रीय राज्य में। आप कहते हैं कि सिर्फ आपकी ये बात सच है कि आपकी बुक बहुत बड़ी है, आप इतिहास पढ़ रहे हैं, 5 इसमें ब्लॉक है। लेकिन हम भी क्या करें बताइए। अगर हम मान लीजिए, हमें ये तो पता नहीं कि वाले पेपर कैसे बनाते हैं। हम मान लीजिए कि आपके अकॉर्डिंग हम हर एक यूनिट से एक एक दो दो क्वेश्चन उठाएं। और सपोज दैट मान लीजिए वो क्वेश्चन फंसे ही ना, वो क्वेश्चन आए ही ना, तो हमें बहुत सोच समझ के जो क्वेश्चन हम सेलेक्ट करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। और ऐसा हम सोच के चलते हैं कि यदि हम एक यूनिट से 4 भी क्वेश्चन लेंगे ना, 4 भी क्वेश्चन एक यूनिट से लेंगे तो एक क्वेश्चन तो फंसेगा ही फंसेगा। अगर हम कहते हैं एक यूनिट से चारों क्वेश्चन नहीं फंसे और हर यूनिट से अगर हम 4 4 क्वेश्चन लेंगे, तो इस तरह से करके यदि आपके पेपर में 4 5 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे ना। यदि आप 4 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। तो हमारी कोशिश ये होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्षेत्रीय शक्तियों का आविर्भाव यानी कि उदय विकास। किस तरह से क्षेत्रीय शक्तियों का विकास हुआ। और ये बता दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बन जाता है। ठीक है, फिर देख लेते हैं क्षेत्रीय शक्तियां। क्षेत्रीय शक्तियों का मतलब होता है जो ऐसी कुछ शक्तियां थी जो दिल्ली सल्तनत के चारों ओर फैली हुई थी, क्षेत्र विशेष में फैली हुई थी। ठीक है ना। छोटी छोटी शक्तियां हुआ करती थी ये। ठीक है, वहां के छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। तो उनका आविर्भाव कैसे हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मध्यकाल तक श्रेष्ठ उपलब्ध जो कृषि भूमि थी उस पर खेती करने और बसने की प्रक्रिया लगभग जो है पूरी हो चुकी थी। ठीक है ना, मध्यकाल तक। यानी जो कृषि भूमि थी उसमें खेती करने और बसने की जो प्रोसेस प्रक्रिया होती थी वो पूरी हो गई थी। लोग बस चुके थे और खेती कर रहे थे। और इसने गहन कृषि को जन्म दिया। किसने? मध्यकाल में। और बदले में अधिक गहन बसावट को जन्म दिया। गहन कृषि यानी ज्यादा खेती होना, और गहन बसावट का मतलब अधिक जनसंख्या का होना। एक ही जगह पर बहुत सारी जनसंख्या का निवास कर जाना। और इससे जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या दबाव मार्ग प्रशस्त हुआ। जब एक ही जगह पर बहुत सारी जनसंख्या के लोग, बहुत सारे लोग आकर रहने लगे, बहुत सारी वहां पे जनसंख्या हो गई, तो सीधी सी बात है कि वहां पर जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या दबाव हुआ। और अंतिम दो कारणों से सेना की आक्रामक और रक्षात्मक दोनों ही प्रकार की शक्ति में वृद्धि हुई। जब जनसंख्या वृद्धि हुई, जनसंख्या बढ़ी, तो लोग क्या किए? सेना में भर्ती होने लगे। और जब लोग सेना में भर्ती होने लगे तो सीधी सी बात है, रक्षात्मक और आक्रामक यानी कि आक्रमण करने के लिए और रक्षा के तौर पर दोनों की शक्ति में वृद्धि हो गई। दोनों के लिए लोग मौजूद हो गए। और इस प्रकार स्टॉर्टेनबर्ग के अनुसार भौगोलिक विशिष्टताओं ने संघर्ष को अवश्य भावी बना दिया और क्षेत्रीय शक्तियों के आविर्भाव में योगदान दिया, यानी क्षेत्रीय शक्तियों के उदय में योगदान दिया। ठीक है, चलिए यहां पर देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक आपको लेना पड़ेगा इनका। रिचर्ड जी फॉक्स, बर्नार्ड कोहन और KN सिंह ने। अब इनके बारे में आपको थोड़ा, जब ये इन्होंने जो बताया उसको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है ना। इन्होंने बताया, आप इनका नाम ले सकते हैं, KN सिंह का ले सकते हैं। ठीक है ना, कि क्षेत्रीय शक्तियों के उदय की सामाजिक राजनीतिक मानव विज्ञान मॉडल के आधार पर व्याख्या की गई। और जहां पर गोत्रता, कुल, वंश जो मुख्य संगठक कारक होते थे। ठीक है ना। इन्होंने ये कहा कि इन वर्गों में राजनीतिक सत्ता की गारंटी और सुरक्षा के लिए कार्य करते हुए बार बार विद्रोह की प्रवृत्ति पाई जाती थी। यानी बार बार विद्रोह होता था यहाँ पर, किस चीज के लिए? राजनीतिक सत्ता और सुरक्षा के लिए। ठीक है। और जिससे केंद्रीय नियंत्रण के संगठन में होने के समय केंद्रीय सत्ता जो है खंडित और कमजोर हो गई। जो एक शासन पूरे उस क्षेत्र को चलाता था वो कमजोर हो गया। राजपूत कुल गोत्र संगठन इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। राजपुताना में कुलीय आधार पर संगठित ये सरदार अथवा राजा समान वंशों के छोटे प्रदेशों को नियंत्रित करते थे। यानी कि एक राजपुताना जो बड़ा संगठन होता था और जो छोटे छोटे उसके क्षेत्र होते थे, वहां पर उसको नियंत्रित करने के लिए, उस क्षेत्र को चलाने के लिए कुल गोत्र यानी राजपुताना के लोगों को ही वहां पे भेजा जाता था, सेम उन्हें अपने वंशजों को। ठीक है ना।
तो राजपूत सामाजिक संगठन घनिष्ठ रूप से कुल, जाति और वंश के द्वारा आपस में बंधा हुआ था। तो राजपूताना सामाजिक संगठन, राजपूत लोग जो थे वो घनिष्ठ रूप से कुल, जाति और वंश के रूप में बंधे हुए थे और उनके प्रभाव क्षेत्रों का आधार विवाहों द्वारा और असंतुष्ट उपवंशों के दूसरे प्रदेशों में बस जाने था। तो उनके प्रभाव क्षेत्रों का आधार यानी कि जो उनका क्षेत्र था, मेन रीजन था कि विवाह, यानी ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विवाह करते थे और कुछ ऐसे लोग थे जो कि खुश नहीं हुए और वो जाके दूसरे क्षेत्रों में बस गए। तो ये एक वंशी कुल संगठन और कई राजनीतिक और सैनिक जिम्मेदारियां निभाते थे जो राजस्व वसूली और कानून व्यवस्था को बनाए रखने से संबंधित होती थी। ठीक है, उन्हें राज द्वारा वैधता प्राप्त थी, यानी राज के द्वारा नियुक्त किया गया था, उन्हें अधिकार दिया गया था, कानून दिया गया था और राज्य का शासनादेश कुल निष्ठा का शासन आदेश माना जाता था। ठीक है ना। और इस आंतरिक एकजुटता और बाह्य मान्यता के कारण स्थानीय स्तर पर उनकी स्थिति इतनी मजबूत हो गई कि ना तो राज और ना ही कुल सदस्य उन्हें बेदखल कर सके। तो अब देखिए, राज वसूली और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सैनिक को जिम्मेदारी सौंपी गई थी और जिन्हें राज द्वारा अधिकार दिए गए थे। ठीक है, और उन्हें राज्य का शासन आदेश कुल निष्ठा शासन आदेश माना जाता था। जो सैनिक आदेश देते थे वो आदेश राज्य का माना जाता था, शासन का माना जाता था। ठीक है ना। तो आंतरिक एकजुटता और बाह्य मान्यता के कारण स्थानीय स्तर पर उनकी स्थिति बहुत मजबूत हो गई थी और ना तो राज्य ना कुल सदस्य उन्हें बेदखल, कोई भी उन्हें बेदखल नहीं कर सका वहां से। ये है आपका किसका, क्षेत्रीय विकास, किस तरह से आविर्भाव हुआ, किस तरह से विकास हुआ, किस तरह से जन्म हुआ क्षेत्रीय दल का, क्षेत्रीय उसका संगठन का। ठीक है ना। ओके, अब क्षेत्रीय राज साम्राज्य का दर्जा क्यों नहीं प्राप्त कर सके, एक क्वेश्चन ये भी उठता है। तो देखिए, क्षेत्रीय राज दूसरे राज्यों और दर्जे के राज्य के रूप में सीमित रहे और साम्राज्य का दर्जा क्यों प्राप्त नहीं कर सके। उसका रीजन ये था कि अधिप्रादेशिक क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में बने रहे और अखिल भारतीय शक्ति का दर्जा प्राप्त नहीं कर सके। ठीक है, और उन्होंने ये भी बताया है, यहाँ पे स्वार्टेजबर्ग के बारे में आपको लिखना होगा कि उनका सर्वप्रथम इसका कारण क्या था कि ये दर्जा क्यों नहीं प्राप्त कर सके, एक क्षेत्रीय राज्य क्यों बन के रह गए, साम्राज्य का दर्जा क्यों नहीं प्राप्त कर सके। तो उसका कारण था उनका परिधि पर स्थित होना। ठीक है ना, उनका परिधि पर स्थित होना, यानी कश्मीर, गुजरात, राजपुताना, सिंध, ओडिशा, असम और बंगाल मुख्य दर्जा प्राप्त करने के लिहाज से साम्राज्य के हृदय स्तर केंद्र में स्थित नहीं थे। तो परिधि का मतलब होता है किनारा। मान लीजिए एक ये राज्य है और राज्य के साइड साइड में होते थे तो ये पूरा 20 जगह खाली होता था। ठीक है ना। तो केंद्र में वो स्थित नहीं होते थे बल्कि परिधि में स्थित होते थे, किनारे में। और पहाड़ी भूभागों में उनके क्षेत्रीय विस्तार के मार्ग में भी बहुत सारी बाधाएं आई थी। जैसे कश्मीर पर अपना विस्तार मुख्य रूप से जो पहाड़ी इलाके थे, दुर्जन इलाके थे जहां पे जाया नहीं जा सकता था, उसकी वजह से वो नहीं कर सके। और इसी प्रकार उत्तर पश्चिम में प्रमुख भारतीय रेगिस्तान की बढ़ती शुष्कता और सिंध और राजपुताना के राज्यों के विस्तार ने रोक लगा दी। और मालवा और जौनपुर मध्य भारत में स्थित अत्यंत उर्वर मैदान थे और उनकी खुली सीमाएं जो थी विरोधी राज्यों से घिरी थी। तो प्रत्येक राज्य एक दूसरे के प्रचुर स्रोतों के नियंत्रण हेतु प्रयास करता रहता था। ठीक है ना। और फलतः क्षेत्रीयता की मुख्य विशेषता निरंतर युद्ध की स्थिति जो विस्तार में बाधक थी। तो हर एक राज्य जो है विस्तार इसलिए भी क्षेत्र नहीं कर पाया क्योंकि वो राज्य के किनारे में रहते थे क्षेत्र के, और हर एक दूसरा राज्य जो है आक्रमण कर दिया करता था, हर एक दूसरे राज्य में युद्ध होता रहता था। तो इसलिए हर एक राज्य इसलिए जो क्षेत्र होता था वो कभी साम्राज्य का एक रूप ले ही नहीं पाया, यानी एक बहुत बड़े साम्राज्य का मतलब होता है कि जब जितने सारे क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय राजा है, जो क्षेत्र है वो जब इकट्ठे हो जाए, उनको चलाने वाला एक शासक हो। ठीक है। तो यहाँ पे तो हर एक क्षेत्र के अपने अलग अलग शासक होते थे, अलग अलग रूल होता था। ठीक है ना। फिर तो परिधि हो गया। अब दूसरा एक समस्या थी राजस्व स्रोतों की कमी, जिसके कारण वे आगे और विस्तार एवं मजबूती प्रदान करने के लिए बड़ी सेनाएं रखने में असमर्थ थे। और उन्होंने अपनी यहाँ पर उनके सीधे नियंत्रण में बहुत छोटा भाग होता था जिसका राजस्व सीधे राजकोष में जाता था। तो उन्हें अपनी आय और सशस्त्र सेवकों की आपूर्ति के लिए बिचौलियों सरदारों पर निर्भर रहना पड़ता था। और यहाँ पे जो राजस्व जमा करता होते थे कर निर्धारण में टालमटोल भी करते थे। तो अधीन सरदार भी विद्रोह करने के लिए प्रत्येक अवसर का फायदा उठाते थे। ठीक है ना। राइट। तो राजपूतों द्वारा अखिल भारतीय दर्जा प्राप्त न करने का मुख्य कारण बढ़ती हुई अंतरवंशीय लड़ाइयां थी और गुजरात और बंगाल के अतिरिक्त दूसरे
प्रदेशों के स्थल रुद्ध समुद्र से विच्छिन्न यानी अलग होने के कारण सामुद्रिक वाणिज्य और व्यापार बढ़ाने का भी अवसर प्राप्त नहीं हुआ और इसके फलस्वरूप उनकी आय में कमी आई और विस्तारवादी नीति है तो आवश्यक अतिरिक्त स्रोत उनके लिए बहुत कम रह गए, इसलिए उसकी संभावनाएं भी कम रह गई। तो हम जो पढ़ रहे हैं इसका क्वेश्चन क्या है, इसका क्वेश्चन ये है कि क्षेत्रीय राज साम्राज्य का दर्जा क्यों नहीं प्राप्त कर सके। ठीक है, राइट, ये क्वेश्चन आपका है। ओके, चलिए ये हम नहीं लेंगे। सिर्फ और सिर्फ अभी हमने विकास देखा, क्षेत्रीय राज का और साम्राज्य का दर्जा क्यों प्राप्त नहीं कर सके, हमने ये देखा। ठीक है ना। ओके, अब इसमें सभी स्टेट के बारे में दिया हुआ है। ओके, असम नहीं, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है हम ये देख लेते हैं। ठीक है, ओके, अब आगे और देख लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। उत्तरी पश्चिमी भारत, इससे तो क्वेश्चन अभी तक मैंने देखा नहीं है, किसी भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर में मैंने इससे क्वेश्चन नहीं देखा है। ठीक है ना। ओके, उत्तर पश्चिम राजपूताना, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। उत्तर पश्चिम राजपूताना, इसको भी मैंने अभी तक इसमें पेपर में किसी में भी नहीं देखा है। ठीक है ना। तो इसमें से देखिए एक ही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है, वो है क्षेत्रीय राज्य का विस्तार। ठीक है ना। तो हम ज्यादा इसको बहमनी तथा खान देश के साथ संबंध, तो इसको हम ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है ना। ओके, ठीक है, राइट। और क्या इंपॉर्टेंट इसमें हो सकता है, और कुछ है क्या, क्योंकि क्षेत्रीय राज्य और वैधता का प्रश्न। ओके, क्षेत्रीय राज्य की विशेषताएं देख लेते हैं। ठीक है ना। क्षेत्रीय राज्य की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए सल्तनत काल में हिंदू और मुसलमानों के बीच जो बैर भाव था वह 13वीं से 15वीं शताब्दी के दौरान और बढ़ गया और उनमें आपसी झगड़े और संघर्ष होने लगे। ठीक है ना। और इस काल में हिंदू और मुसलमानों के बीच संघर्ष की अपेक्षा मुसलमानों और मुसलमान राजाओं तथा हिंदू और हिंदू राजाओं के बीच प्राय अधिक गहरे संघर्ष हुए, यानी झगड़े हुए। उदाहरण के लिए मालवा और जौनपुर के मुसलमान शासक गुजरात के परंपरागत दुश्मन थे। कमाटा और अहोम के राजाओं के बीच आए दिन युद्ध हुआ करते थे। तो हिंदू हिंदू और मुस्लिम मुस्लिम राजाओं में भी झगड़े हुआ करते थे। ठीक है ना। और यहाँ पे एकता की भावना की भी शक्ति नहीं थी, यानी एकता की भावना यहाँ पर नहीं दिखती थी। ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि 13वीं से 15वीं शताब्दी की राजनीतिक व्यवस्था की खास विशेषता यह रही कि इस काल में, ठीक है ना, क्या इस काल की राजनीतिक व्यवस्था का फैलाव ऊर्ध्व था, ना कि क्षैतिज था। अर्थात इन क्षेत्रीय राजाओं का भू क्षेत्र क्षैतिज दृष्टि से संतुलन के मुकाबले काफी कम था और यहाँ राजनीतिक व्यवस्था ऊर्ध्व रूप में ग्रामीण इलाकों तक गहराई से जमी हुई थी। ठीक है ना। तो ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर उठा हुआ था, ना कि क्षैतिज रूप में फैला हुआ था। ठीक है, तो पहली ये विशेषता यहाँ पे मिलती है। ठीक है ना। फिर क्षेत्रीय शासकों के अधीनस्थ भूज क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में उनकी पकड़ कमजोर थी। तो दूसरा आप कर सकते हैं। ठीक है ना, कि क्षेत्रीय शासकों के अधीनस्थ जो भू क्षेत्र हुआ करते थे तो उनकी पकड़ उसमें बहुत कमजोर थी और यहाँ तक कि उनका लगभग पूर्ण नियंत्रण होता था, वहां भी उन्हें प्राय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ठीक है, तो नियंत्रण के आधार पर उनके अधिकार क्षेत्र को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, जिस क्षेत्र से भू राजस्व सीधे राजस्व पदाधिकारियों द्वारा वसूल किया जाता था वहां राज्य का प्रभाव और नियंत्रण सबसे ज्यादा होता था। जिन इलाकों का राजस्व स्थानीय सरदार वसूल करते थे वहां भी राज का नियंत्रण पर्याप्त होता था और जिन क्षेत्रों में केवल नजराना आता था वहां राज का नियंत्रण सबसे कम था। और इस व्यवस्था का सीधा प्रभाव क्षेत्रीय शासकों, सामंतों और करदाता सरकार, राजा और स्थानीय कुलीन वर्ग के बीच संबंधों पर पड़ने लगा था। ठीक है ना। तो क्वेश्चन है
कि क्षेत्रीयता के आधार पर क्षेत्र राज्यों के नियंत्रण के आधार पर क्षेत्र को, अधिकार क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है नियंत्रण के आधार पर, ठीक है ना। ओके। सामंत और भूपति कुलीन वर्ग मध्यकाल के यानी 13वीं से 15वीं शताब्दी, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि 13वीं से 15वीं शताब्दी में सामंत, भूपति और कुलीन वर्ग से आप क्या समझते हैं, समझाइए, ठीक है। तो यहाँ पे इक्ता शब्द का मतलब जान लीजिए, क्वेश्चन पूछता है इक्ता मतलब वेतन के बदले राजस्व का एक हिस्सा देना, ठीक है ना, राइट। तो 13वीं से 15वीं शताब्दी की क्षेत्रीय राजनीतिक व्यवस्था में सामंतों की अहम भूमिका रही है, ठीक है ना। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है। और इस सामंत वर्ग में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे, ठीक है। इन सामंतों को उनके वेतन के बदले में इक्ता यानी राजस्व का एक हिस्सा, जमीन का एक हिस्सा दे दिया जाता था। मतलब कि जो राजस्व आता था, जो कर आता था, वो दे दिया जाता था, यानी वेतन नहीं दिया जाता था। और इसके बदले में वे उस इलाके की कानून व्यवस्था संभालते थे और राजस्व वसूल करते थे और समय आने पर राजा को सैनिक भी मुहैया कराते थे, ठीक है ना। एकता और सैद्धांतिक तौर पर पद वंशानुगत नहीं होता था। यह पद राजा अपनी इच्छा से उनको देता था, किसी भी सरदार को दे सकता था और धीरे धीरे पद वंशानुगत होता चला गया, ठीक है। पहले वंशानुगत नहीं था, केवल राजपुताना इसका अपवाद था, जहां यह पद ज्यादातर कुल के सदस्यों को ही दिया जाता था, क्योंकि राजपूतों में कुल और वंश चलता था। तो राजा की कृपा का महत्व गौण था, ठीक है ना। और सामंत में विद्रोह की प्रवृत्ति थी। उत्तराधिकार के युद्ध में आमतौर पर कभी किसी एक दल तो कभी दूसरे दल के साथ हो जाया करते थे, तो उनके पास सैन्य शक्ति थी, अतः राजा को उन पर आश्रित रहना पड़ता था। और कुछ सरदार इतने शक्तिशाली होते थे कि वे उत्तराधिकारियों को गद्दी दिलाने में प्रमुख भूमिका निभाते थे और राजा उनके हाथों का खिलौना बन जाते थे, ठीक है ना, राइट। ये सामंत और भूमिपति कुलीन वर्ग है, देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। और क्वेश्चन पूछेगा तो आपका 13वीं से 15वीं सदी का पूछेगा ये, ठीक है। 13वीं से 15वीं सदी का सामंत और कुलीन, भूपत कुलीन वर्ग कैसा था, 13वीं से 15वीं शताब्दी का सामंत वर्ग के बारे में, ठीक है। अब भूमिधर कुलीन वर्ग देख लेते हैं। देखिए, क्षेत्रीय राज्यों में राजस्व वसूली और कानून व्यवस्था बनाए रखने में भूमिधर कुलीन वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। और भौगोलिक और राजनीतिक आधार पर 2 कोटियों में विभक्त किया जाता है। पहला, सीमांत क्षेत्र में रहने वाला भूमिधर कुलीन वर्ग, जिसमें सरदार और राजा आते थे, ठीक है, और बिचौलिए जमींदार भी आते थे। और दूसरा था मुख्य भूक्षेत्र में रहने वाला भूमिधर वर्ग यानी प्राथमिक जमींदार। तो पहले कोटि में दुराग्राही और हठी तत्वों का बोलबाला होता था। सरदार और राजा में वे कभी किसी एक राजा का पक्ष ले लेते थे तो कभी दूसरे राजा का ले लेते थे। उनको सैनिक भी मुहैया कराते थे। युद्ध होने पर तो मतलब वो अपनी निष्ठा, अपने विश्वास को बदलते रहते थे, इसलिए उनके ऊपर राजा को यकीन करना मुश्किल होता था, ठीक है ना। और मुख्य भू क्षेत्र में रहने वाले भूमिधर कुलीन वर्ग का दबाव अपेक्षाकृत अधिक रहता था। उसकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। क्षेत्रीय राज्यों की एक चरित्रगत विशेषता यह है कि यहाँ के अधिकांश शासक अप्रवासी थे, दूसरी जगह से आए हुए थे, तो उनका कोई स्थानीय आधार नहीं था। उनका प्रमुख उद्देश्य एक ऐसे निष्ठावान ग्रामीण कुलीन वर्ग का निर्माण करना था जिनकी सहायता से पुराने कुलीन वर्ग की शक्ति को संतुलित किया जा सके। और क्षेत्रीय शक्तियों का यही प्रमुख उद्देश्य होता था, इसी उनकी सफलता नहीं होती थी। जब मुसलमानों ने यहाँ आक्रमण किया और राजपूत राजवाड़ों ने आपसी युद्ध के कारण राजपूत काफी संख्या में मालवा और गुजरात की ओर चले गए थे, ठीक है ना। तो 13वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र के अधिकतर भूपति राजपूत थे, अतः इस प्रक्रिया में मालवा और गुजरात के राजाओं को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था, ठीक है। ओके, तो ये हमने देखिए 13वीं से 15वीं शताब्दी में सामंती व्यवस्था या फिर कुलीन भूपति वर्ग व्यवस्था, ठीक है ना। ओके, इसमें से हम इतना ही क्वेश्चन लेंगे, अब इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं, वैधता का प्रश्न नहीं लेंगे, सारांश भी आ गया। देखिए, अब हमारी जो नेक्स्ट यूनिट होगी वो हो जाएगी हमारी 3rd, यानी कि विजयनगर साम्राज्य और दक्कन। इससे 1-2 क्वेश्चन, विजयनगर से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो वीडियो को ना लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, ठीक है ना। चलिए फिर, टेक केयर, बाय।